तो आज तारीख है 1 फरवरी, और 1 फरवरी की करंट से जितनी भी हमारी इंडिया की लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनसे जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो हमें नॉन बेसिक नॉलेज के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो अगर आज के द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक न्यूज़ तो आई है जो इकोनॉमिक सर्वे को लेके आई है। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली अभी पूरा नहीं आया है, उसका वॉल्यूम 1 आ गया है, तो उसमें से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं जिनके बारे में अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे डिटेल में। एक न्यूज़ आई है फ्रंट पेज पे ही द हिंदू के, जो इलेक्शन कमीशन को लेके आई है कि इलेक्शन कमीशन ने 1000 लोगों की मीटिंग अलाउ कर दी है, और वहीं नीचे लिखा हुआ है कि रैली अलाउ नहीं की है। तो 1000 लोगों की मीटिंग अलाउ है तो रैली भी अलाउ कर दो, किस हिसाब से कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है, एक गुरुग्राम की न्यूज़ निकल के आई है। एक न्यूज़ ममता बनर्जी की आई है द हिंदू के फ्रंट पेज पे कि उन्होंने जो गवर्नर है वहाँ के जगदीप धनखड़ उनको ब्लॉक कर दिया एकदम गुस्से में। तो वो चलो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है। और एक न्यूज़ आई जो फार्म यूनियन है, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो केंद्र सरकार ने कहा था कि फार्म लॉस को वापस ले लिया जाएगा, फार्मर्स पे जितने भी केस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, जो लोग मरे हैं जो फार्म अभी जो चल रहा था पूरा मुद्दा, उसके चलते हुए जितने भी फार्मर्स मरे हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, और साथ साथ में एमएसपी लागू की जाएगी। तो अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं किया गया है, केवल फार्म लॉस वापस लिए गए हैं, बाकी कुछ नहीं किया गया है। और अगर ये नहीं किया जाता है तो फार्म यूनियन कह रहा है हम लोग फिर से रिज्यूम कर देंगे प्रोटेस्ट अपना। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब प्रोटेस्ट उतना तूल तो कभी नहीं पकड़ने वाला जितना पहले पकड़ गया था, लेकिन देखते हैं। तो बेसिकली थोड़ा जो अभी इकोनॉमिक सर्वे से कुछ मेन डाटा निकल के आया है उसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे ही निकल के नहीं आया है, और बाय द वे आज बजट भी है, तो कल हम लोग इन सब का डिटेल में बात करेंगे। तो अगर बात करें तो 2014-15 तक, अगर इकोनॉमिक सर्वे की थोड़ी बात कर लें तो 2014-15 तक हम लोग जानते हैं कि इसको बजट के साथ ही पेश किया जाता था। बेसिकली बिल्कुल पुरानी बात करें तो 1950 से हम लोगों का बजट बनना शुरू हुआ था। 1964 तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी, वो बजट के साथ में ही आता था। 1964 के बाद से इकोनॉमिक सर्वे और बजट इन दोनों को एक ही दिन अलग अलग तरीके से पेश करना शुरू कर दिया गया था। और 2014-15 से जब जब हम लोग देखते हैं हमारे इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर जब सुब्रमण्यम जी आए थे, तो उन्होंने ये शुरू किया था कि एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसके बाद में इकोनॉमिक बजट आएगा। तो 2014 से जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले देना शुरू कर दिया था तब से। अब ये 2 वॉल्यूम में आता है बेसिकली। पहले जो वॉल्यूम होता है उसमें ये आता है कि फ्यूचर में हम लोगों की क्या क्या चीज़ें हैं, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसी कैसी चीज़ें आने वाली हैं, उन सबको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और कौन कौन सी इकोनॉमिक बर्डन्स हैं जो और पड़ सकते हैं। तो पहले वॉल्यूम में तो ये सब होता है। सेकेंड वॉल्यूम में होता है कि पास्ट में हम लोगों ने पिछले साल में हमारी इकोनॉमी कैसी रही है, हमारी इकोनॉमी में जो अलग अलग योजनाएं रही हैं उनमें हम लोगों ने कितना क्या खर्च किया है, ये वो सब डिटेलिंग रहती है। तो बेसिकली अभी फर्स्ट वॉल्यूम आ गया है, सेकंड वॉल्यूम अभी नहीं आया, आज शाम तक आ जाएगा वो। और बहुत सारी रिकमेंडेशंस होती हैं कि हाँ इस चीज़ में इतना पैसा दिया जाना चाहिए, इस चीज़ में इतना पैसा देना चाहिए, इतना वेट कम है, इतना होना चाहिए था, ये वो। तो ये सब होता है इकोनॉमिक सर्वे में। और कुछ डाटा निकल के आया है कि जैसे जीडीपी है, वो हम लोगों ने पिछले साल, हमारी जो निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि 11% रहेगी जीडीपी 2021-22 में, जो कि 9.2% रही है ओरिजिनली। और 2022-23 में उन्होंने ये कहा है कि 8.5% रहेगी अब अगले साल। अब देखते हैं क्या होता है। और एग्रीकल्चर ग्रोथ हम लोगों की इस साल 3.9% रही है। एग्रीकल्चर एक अकेला ऐसा सेक्टर है जो बढ़ा है इंडिया में, बाकी सारे सेक्टर ऐसे माइनस में चले गए थे। कोरोना जब हम लोग देखते हैं कि मई के समय पे जो वेव आई थी उसमें सारे सेक्टर माइनस में चल रहे थे, आठों के आठों, केवल एक एग्रीकल्चर था जो ऊपर चल रहा था। फिर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो 11.8% बढ़ गया है। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो 8.2% की दर से बढ़ा है, तो अच्छी बात है, इंडिया में सर्विसेज ज़्यादा आई हैं, लोगों को जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी। और पेंडेमिक जैसे ही खत्म हुआ है, मतलब जब से कम हुआ है जुलाई अगस्त से, तब से डिमांड एकदम से अपराइज हुई है, जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी ने बहुत अच्छे से रिकवर भी किया है। और वैक्सीन कवरेज बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया में। 70% लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, 70% एडल्ट को, तो दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। और जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में भी तकरीबन 30% बच्चों को पहली वैक्सीन लग चुकी है, तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है इसके ऊपर भी। और बाय द वे एक चीज़ याद रखना, ये मैं जितने भी डाटा बता रहा हूँ, जीडीपी का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, जो भी हो गया, ये भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में होता है। तो अभी तो 1 फरवरी ही चल रही है, तो अगले 2 महीने में भी कैसा रहेगा इसका अंदाजा लगा के ये एक्सपेक्टेड डाटा दिया जाता है। तो दैट्स ऑल। मतलब पिछले 10 महीने का असेसमेंट होता है हम लोगों के पास में, 2 महीने का एक्सपेक्ट करके बता दिया जाता है कि हाँ इस साल 21-22 में 9.2% रही। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है हाँ टोमेटो और ऑनियंस को लेकर डाटा पॉइंट आया है पेज नंबर 7 पे द हिंदू के।
तो हम लोग जानते हैं कि टोमेटो और ऑनियन, ये 2 ही चीज़ें हैं, टमाटर प्याज, जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ईयर में। हम लोग देखते हैं अचानक से इनके प्राइस 80 पहुंच जाएंगे, अचानक से 5 रुपए किलो बेचने लगेंगे। तो बेसिकली वही है प्रॉब्लम्स। तो हम लोग जानते हैं 3 ही प्रॉब्लम्स हैं इनके पीछे। पहला तो सीजनलिटी प्रॉब्लम है, दूसरा क्योंकि ये एक सीजन में होते हैं, दूसरे सीजन में बहुत जल्दी खराब भी होने लगते हैं। दूसरा स्टॉक की प्रॉब्लम है, लोग होर्डिंग कर लेते हैं, तो स्टॉक एक जगह जमा कर लेते हैं, मार्केट में कमी आ जाती है। और थर्ड हम लोग जानते हैं जो अनसीजनल रेन है, उस वजह से इनकी बहुत नुकसान भी होता है। तो इन सबको टैकल करने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने क्या किया ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, उन लोगों ने इन सबके पेस्ट बनाना शुरू किए हैं। और इस पेस्ट को जल्दी से जल्दी ही कहा जा रहा है कि मार्केट में लेके भी, अब वैसे इस समय भी काफी जगह उपलब्ध है ये पेस्ट, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पेस्ट लाए जाएंगे। मतलब ऐसे टमाटर के पेस्ट हो गए या प्याज के पेस्ट हो गए, इन पेस्टों को क्या है लंबे समय तक प्रिजर्व भी किया जा सकता है। और जब मिनिमल दामों पे इनको बना लिया जाएगा, जब मिनिमम दाम रहते हैं, तो सीधी सी बात है जो किसान फेंकते हैं, हम लोग देखते हैं टमाटर की बात कर लें, हम लोग प्याज की बात कर लें, मंडी में उनको ले नहीं पाती, मंडी खरीद नहीं पाती, टमाटर प्याज लोग रोडों पे फेंकते हैं। तो जब पेस्ट बनने लगेगा तो इस इंडस्ट्री को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का जो ग्रेन है, फूड ग्रेन है, वो बर्बाद भी नहीं होगा। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो अभी एक स्टडी आई है, बाय द वे ये स्टडी की गई है द हिंदू के द्वारा ही, कि गवर्नमेंट ने देखो एक चीज़ तो मानी है कि लर्निंग गैप तो आया है कोविड में जिनके पास में पैसा था, जिनके पास में टेक्नोलॉजी थी, उन लोगों ने पढ़ाई की है। और ज़्यादातर लोगों के पास में, क्योंकि हमारे इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पैसा नहीं था। तो उन लोगों में क्या हुआ, उन लोगों के जो बच्चे हैं उनमें और अपर क्लास या मिडिल क्लास के बच्चों में लर्निंग गैप बहुत बड़ा आ गया है। अब ये लर्निंग गैप कितना आया है, ये एक ऐसे पीआईएल दायर की गई थी और उसके तहत पूछा गया था कि कितना आया, ये द हिंदू के द्वारा किया गया था। तो गवर्नमेंट इसका जवाब ही नहीं दे पाई, गवर्नमेंट के पास में कोई डाटा ही नहीं है कि कितना लर्निंग गैप है। और सीधी सी बात हम जानते हैं कि जब लर्निंग का डाटा ही नहीं होगा तो तुम क्या ही दे लोगे। हाँ, बस कुछ चीज़ें निकल के आ पाई हैं कि जैसे देखो, पहले थोड़ा 2018 के डाटा की बात कर लें। 2018 तक 2.5% जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते थे। 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते थे, जिनमें से 2.5 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। ये 2018 का डाटा है। और अभी 2021 का डाटा निकल के आया है कि ये जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ना, इनकी दर बढ़ के अचानक से 4.6 तक पहुंच गई है। क्योंकि कोविड में काफ़ी लोगों ने जॉब खोई है, बच्चों को वो लोग पढ़ा नहीं पाए हैंगे, स्कूल छूट गए हैं बच्चों के। 4.6% बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इस समय। और अगर हम लोग अपनी जो अंदाजा भी लगाया ना 25 करोड़ के हिसाब से भी, तो तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और रियल ग्राउंड पे हम लोग जानते हैं, जब इन लोगों ने 4% कहा तो वो कम से कम 7-8% होता है। तकरीबन 2-2.5 करोड़ बच्चे आज भी ऐसे हैं इंडिया में जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये कुछ डाटा निकल के आया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है नेट ग्रेन फॉरेस्ट को लेके, कि पूरा गेन जो फॉरेस्ट हम लोगों ने फॉरेस्ट लैंड बढ़ाया है इंडिया में। हम लोगों ने फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में बात किया था पिछले महीने। तो इंडिया में अगर बात करें तो दुनिया में ऐसे देश जिन लोगों ने अपने यहाँ फॉरेस्ट को बढ़ाया है, इंडिया उनमें 3rd नंबर पे आया है नेट गेन फॉरेस्ट में। और हम लोग जानते हैं 2.5 लाख हेक्टेयर है जो इस साल इंडिया ने बढ़ाया है। इंडिया की इस समय 24% लैंड पे फॉरेस्ट पाया जाता है। और वर्ल्ड में बात की जाए तो वर्ल्ड में इंडिया, मतलब वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट परसेंट है उसमें इंडिया का परसेंट 2% है। क्योंकि 66% केवल हम लोग जानते हैं पूरा का पूरा अमेजोन में है इस समय भी, और इसीलिए अमेजोन को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और इंडिया में बात की जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो परसेंटेज के हिसाब से मेघालय में सबसे ज़्यादा है। और ट्रीज के पर हेक्टेयर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है प्राइम टाइम को लेके। मतलब ये केवल जानने के लिए सही है, इसलिए मैंने ये न्यूज़ कवर की। देखो, जो प्राइम टाइम शोज होते हैं, लोग 8 बजे 9 बजे बैठ के देखते हैं। प्राइम टाइम शोज चल रहे हैं, टॉक शोज चल रहे हैं, जिसमें लोगों को बुला के पैनल बनाया जा रहा है। इंडिया में चलने वाले 50% से ज़्यादा जो प्राइम टाइम शोज होते हैं उनमें न्यूज़ नहीं दी जाती, उनमें एग्रेसिव कंटेंट परोसा जाता है। ये रिपोर्ट निकल के आई है। और सोचो, प्राइम टाइम शोज में 50% तक केवल एग्रेशन दिया जाता है, और जो टॉक शोज होते हैं जिनमें 4 5 6 7 लोग बैठे से होते हैं, उनमें 85% टॉक शोज में केवल और केवल एग्रेशन और हेट रेट होती है, उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा मैं मानूंगा
कि इनमें लोग समय बर्बाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि ज़्यादातर इंडिया में चलने वाले जो प्राइम टाइम शोज़ हैं या टॉक शोज़ हैं, उनमें तुम्हें न्यूज़ नहीं दी जा रही, उनमें केवल अपनी टीआरपी बटोरने के लिए इंटरटेनमेंट परोसा जा रहा है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को लेके। तो जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है, हम लोग जानते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, मतलब बेसिकली गवर्नमेंटल कंपनी थी। तो इसको तकरीबन 12,000 करोड़ में बेच दिया गया है और इसको टाटा एंड सन्स के द्वारा खरीद लिया गया है। तो टाटा एंड सन्स एक और कंपनी खरीद रही है गवर्नमेंट की। और बाद में देखो एक चीज़ और होती है, लोग सोचते हैं कि ये घाटे वाली जो कंपनियां हैं, क्योंकि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की बात करें तो 2020 से ये बंद पड़ी है और इस पे हजारों करोड़ का कर्जा है। तो ये घाटे वाली कंपनियां टाटा या ये कंपनियां खरीदती क्यों है सरकार की घाटे वाली? तो देखो सरकार क्या करती है ना, जब भी तुम सरकार से कंपनी ये लोग खरीदते हैं घाटे वाली, तो सरकार उनको लोन वगैरह में कंसेशन दिलवा देती है, ओवरऑल टैक्सेशन में कंसेशन दिलवा देती है, लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म्स वगैरह होती हैं उनमें रिलैक्सेशन दिलवा देती है, लंबे समय तक के लिए बढ़ा देती है, तो उनको दूसरी जगह से कवर हो जाती है वो चीज़, कहा जाए तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 को लेके। तो इस साल के लिए इंडिया का जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर है वो श्रीजेश को रखा गया है। श्रीजेश कौन है? हम लोग जानते हैं हमारी हॉकी में जो गोलकीपर है वो श्रीजेश है, और उसी हॉकी टीम का जिसने इस बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दैट्स ऑल। और इनको द वॉल भी कहा जाता है बेसिकली। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कोस्ट गार्ड राइजिंग डे को लेके। तो आज कोस्ट गार्ड डे हम लोग जानते हैं, और 1978 में आज के ही दिन कोस्ट गार्ड बनाई गई थी, और तब से लेकर आज तक बात की जाए ना तो लाखों जान है जो कोस्ट गार्ड ने बचाई है, और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जानें तो केवल इसी साल बचाई हैं। अब बात करें जो मेरीन टाइम इन्वायरमेंट होता है, वहाँ की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, वहाँ जो हमारा को मेरीन टाइम ट्रेड चल रहा है उसको देखना, जो जहाज वगैरह निकल रहे हैं, जो डिजास्टर्स अगर कुछ हो जा रहे हैं कोस्ट पे उन सबको देखना, ड्रग्स वगैरह या ऐसी कोई भी इलीगल चीज़ जो इंडिया में आ रही है उनको सीज करना, या इंडिया में ऐसे कोई अप्रत्यक्ष रूप से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको पकड़ना, मतलब ये सारा काम कोस्ट गार्ड का होता है बेसिकली। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो तो आज के बारे में आई है कि आज हम लोग जानते हैं कि आज हम लोगों का जो बजट आने वाला है उसके बारे में, तो मैंने सोचा थोड़ा कवर कर ले। देखो बजट का असली नाम बजट नहीं होता, उसको एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो कहा जाता है। बजट तो हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, असली में उसका नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और जो आज आने वाला है इसमें क्या होता है, कितने एक्सपेंडिचर किए गए हैं सरकार के द्वारा, खर्च कितना किया गया, कितने टैक्सेस से हम लोगों ने पैसा कमाया है, और उनको फिर जो टैक्सेस से पैसा आया उसको राज्य और केंद्र के बीच में किस किस हिसाब से बांटा जा रहा है, खर्चा किस हिसाब से किया जा रहा है, हम लोगों का टैक्स डेफिशिएट कितना रहा है, ये सब चीज़ें, और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिनमें कितना पैसा खर्च किया गया, अगले साल कितना किया जाएगा, इन सबका असेसमेंट होता है बजट में। और बेसिकली बात की जाए ना, इस बार के बजट में पैसा किस हिसाब से राज्य और केंद्र के बीच में बांटा जाएगा, ये एनके सिंह कमेटी जो जिसने फिजिकल रूल बनाए थे 2016 में, उस हिसाब से बांटा जाएगा। और इवन दो इस बार के कुछ टारगेट रखे गए हैं कि जैसे सेंट्रल का जो जीडीपी डेप्ट रेशियो है, कि जीडीपी जितने परसेंट चल रही है उस पर कितने परसेंट तक लोन लिया जा सकता है, तो 38.7% है सेंट्रल गवर्नमेंट का जीडीपी डेप्ट रेशियो। और वहीं हम लोग बात करें कि स्टेट्स का कितना है, तो स्टेट्स का 20% है। तो बेसिकली जैसे मान लो किसी की जीडीपी है 100 रुपए, तो स्टेट हो अगर तुम, तो तुम 20 रुपए तक उधार ले सकते हो बाहर से अपनी जीडीपी में। और अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर 38.7% तक उधार ले सकती है, और ऊपर से जीडीपी के साथ साथ में। लेकिन असलियत बोली जाए तो ये सेंटर का तकरीबन बढ़ के 40 to 45% तक पहुंच गया है, और स्टेट्स का भी कुछ का बढ़ के 20-25% चल रहा है। और यही हम लोग बात करें फिजिकल डेफिशिएट की, कि जीडीपी के अकॉर्डिंग फिजिकल डेफिशिएट कितना रहना चाहिए, तो वो 3% रहना चाहिए, ये एनके सिंह कमेटी के द्वारा कहा गया था। और आज की अगर बात करें तो कोरोना आ गया था, 5% तक हम लोगों का फिजिकल डेफिशिएट चल रहा है इस समय अगर बात की जाए तो ठीक है। अब और निकल के आएगा बजट में, तो हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है स्पुंत्रेनस के बारे में। अब स्पुंत्रेनस क्या है? एक तरीके का ये पैरासाइटिक प्लांट है। पैरासाइटिक प्लांट की एक नई स्पीशीज है जिसको अंडमान निकोबार आइलैंड है इंडिया का, वहां पे खोजा गया है। और पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होता है, बेसिकली दूसरे प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, एकदम उनसे ही प्रोटीन न्यूट्रिएंट सब चूसते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं, उनको खत्म कर देते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। और बाद में हाँ होता क्या है, देखो हेमी पैरासाइट की 18 फैमिलीज होती हैं अलग अलग, और 18 अलग अलग फैमिलीज में ये प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनमें कुछ तो टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं कि 100% दूसरे प्लांट पे निर्भर हैं, और कुछ होते हैं पार्शियल पैरासाइटिक कि हाँ थोड़ा खुद का भी काम चला ले रहे हैं
और थोड़ा दूसरे प्लांट से ले रहे हैं। लेकिन एक चीज श्योर है कि ये दूसरे प्लांट को फायदा तो कभी नहीं पहुंचाएगा, ये केवल चूसेगा दूसरे को। तो दैट्स ऑल। और न्यूज तो यहीं तक थी। एक एडिटोरियल आया है, वो आया है DLI स्कीम के ऊपर। अब क्या हुआ ना, DLI स्कीम अभी लॉन्च की गई है, तो क्या सीन है, कैसा है, इसको डिटेल में कवर करते हैं। देखो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसने अभी क्या किया है, दुनिया भर से एप्लीकेशंस मंगवाए हैं DLI स्कीम के लिए। DLI का फुल फॉर्म है डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव्स। बेसिकली देखो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, कंपनियां हैं, आए इंडिया में पैसा लगाएं, अपनी वो लगाएं, क्या कहते हैं, मशीनरी लगाएं, और जो चिप्स होती हैं, चिप्स को डिजाइन करें, और चिप्स, और जो भी लोग इंडिया में आके अपनी चिप्स को डिजाइन करेगा या बनाएगा, उनको सरकार के द्वारा इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और इंसेंटिव्स कैसे हैं कि देखो, हाँ बाय द वे, ऐसे 85,000 से ज्यादा इंजीनियर्स भी हैं जिनको इंडिया में इस स्किल्ड, मतलब इस स्कीम के लिए स्किल्ड किया जाएगा। तो जो बाहर से आने वाली जो कंपनियां हैं उनको स्किल्ड वर्कर्स की प्रॉब्लम भी ना हो, इसके वो ध्यान सरकार ही रखेगी। और भैया ना, कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा, डिजाइन भी किया जाएगा, और स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा DLI स्कीम के तहत। अब सरकार इसमें कैसे कैसे फायदा देगी, सरकार फाइनेंशियल फायदा भी देगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देगी। जो 50% टोटल एलिजिबल पार्टिसिपेशन कॉस्ट होता है उसको सरकार कम दरों पे लोन पे दिलवा देगी। जो 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब साल में जितना भी खर्च किया जा रहा है पैसा, उसमें जितना भी 30% तक पैसा खर्च हो रहा है उसको सरकार इंसेंटिवाइज करेगी, सरकार अपना फिजिकल सपोर्ट देगी उसे। ठीक है, जब बिक्री की जाएगी, चिप्स को बेचा जाएगा, तो उसमें 4 से 6% तक टैक्स की छूट दी जाएगी उनको। तो बेसिकली सरकार का मोटिव क्या है यहाँ पे, सीधा सीधा दिख रहा है कि भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता है। हमें ऑटोमेशन के लिए, आजकल हर चीज ऑटोमेशन होती जा रही है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक पे जा रही है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, हमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए भी चिप चाहिए। और इवन दो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स की भी जब हम लोग बात करते हैं, ईवीज की, तो उनके लिए भी हम लोगों को चिप सेट चाहिए। आजकल जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोगों को चिप की जरूरत है, और चिप का शॉर्टेज चलता जा रहा है। आज साउथ कोरिया और ताइवान, दो ही लोग हैं जो दुनिया का 70% चिप बनाते हैं, वो मोनोपोली करके बैठे हैं। तो इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए भी आज इंडिया को इसकी जरूरत है। अब इसके तहत टारगेट क्या रखा गया है, टारगेट ये रखा गया है कि अगले आने वाले 5 साल में कम से कम 20 कंपनियां अगले आने वाले 5 सालों में इंडिया में चिप सेट की लगाई जाएंगी, जो इंडिया में ही चिप्स को डिजाइन करेंगी और इंडिया में चिप्स को मैन्युफैक्चर करेंगी। जिसके तहत ये माना जा रहा है कि इन कंपनियों का जो टर्नओवर है साल का, वो 1,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा अगर लगाई दी जाती है तो। और सीधी सी बात है, FDI भी आएगी। अब इससे फायदा क्या क्या होगा हम लोगों को, कि हम लोगों की दूसरे देशों पे जो निर्भरता है चिप को लेके, कि अभी हर चीज के लिए हमें चिप बाहर से मांगनी है, वो कम होगी। FDI आएगी, हम लोगों के यहाँ बाहर से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। डिमांड जो इंडिया में है चिप्स की, वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। MSMEs, क्योंकि देखो दूसरी फैक्ट्रीज आएंगी, वो इंडिया में आएंगी, इंडिया में लोगों को जॉब्स भी देंगी, जॉब जनरेशन भी होगा। और जो MSMEs है उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वही है ना कि अभी मैं यहाँ पे एक चिपसेट की कंपनी लगाता हूँ, तो मुझे एक उपकरण तो चाहिए, मुझे एक ट्रेडमिल लाइन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, 5 प्रकार की चीजें चाहिए फैक्ट्री में। तो वो कौन बनाती है, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बनाती हैं। तो उन लोगों को भी इससे फायदा होगा। साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं कि इंडिया एक बड़ा स्टेक होल्डर भी बन सकता है चिपसेट में। आज बड़े चिप स्टेक होल्डर की बात करें तो कोई नहीं है, इंडिया ग्लोबल स्टेक होल्डर बनना चाहता है चिपसेट में। और जॉब जनरेशन तो आएंगी आएंगी। अब देखो इस समय क्या है, क्या इंडिया ही ऐसे प्रयास कर रहा है? नहीं, US भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, साउथ कोरिया भी कर रहा है, हम लोग देखते हैं इजराइल भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अब बाइडन ने तो ये भी कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका, कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको अमेरिका में बैक लेके आना है। यूरोपियन यूनियन की कहा जाए तो उसने कहा है कि 2030 तक हम लोग 20% तक जो चिपसेट बनाने का है वो सब बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन प्लांट्स वगैरह ओवरऑल। और साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया ने अभी $450 बिलियन का एक बजट भी निकाला था इसके लिए कि हम लोगों को चिपसेट बनाने हैं। और साथ साथ में ताइवान तो हम लोग जानते ही हैं सारे काम कर रहा है, मोनोपोली बना के बैठे हैं साउथ कोरिया और ताइवान। तो भारत में हम लोग बात करें, भारत में इस समय मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल नहीं ही होती है। देखो अभी इस समय केवल 2 जगह चिपसेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है अगर इंडिया में बात की जाए, एक तो मोहाली है और बेंगलोर है। और मोहाली और बेंगलोर में जितना भी चिपसेट बनता है ना, ज्यादातर या तो उसको इसरो यूज कर लेता है या DRDO यूज कर लेता है। तो वो इसरो और DRDO में चले जाते हैं। तो ज्यादातर मार्केट के लिए जब चिपसेट की बात आती है तो वो हम पूरा का पूरा इंपोर्ट ही कर रहे हैं, 99.9% तक इंपोर्ट कर रहे हैं, वो 0.1% कोई मायने नहीं रखता। अब जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जो 5 से 10, अब देखो
चिपसेट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग फोर्स नहीं चाहिए, लेकिन मशीनरी चाहिए, इसमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, और इसमें हम लोगों को चाहिए कि हाँ भाई बंदों को पता हो चिप्स कैसे बनाई जाती है, और मशीनरी बहुत भारी चाहिए होती है। तो तकरीबन 5 से 10 बिलियन डॉलर लगते हैं। तो मतलब वही है कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंस है, पैसा बहुत लगता है। और अभी सरकारी नीतियों का भी अभाव है चिपसेट को लेके, जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नेशनल एक्ट चिप पॉलिसी बनाई थी 2012 में, ठीक है। फिर 2016 में हम लोगों ने कहा कि नहीं, फिर से कहा कि हम बनाएंगे। 2020 में हम लोगों ने फिर कहा फिर से बनाएंगे। फिर अभी 2022 हो गया, फिर से कह रहे हैं फिर से बनाएंगे। तो मतलब कह तो काफी दिन से रहे हैं, कर कितना पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि और हाँ, कुछ ज़रूरतें भी होती हैं कि जैसे जब भी चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ऐसे प्लांट्स को एयरपोर्ट्स चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सी पोर्ट्स चाहिए। वहीं हम लोग बात करें गैलन्स ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें साफ पानी का बहुत यूज होता है चिपसेट मार्केट कंपनी में, तो गैलन्स ऑफ वाटर भी चाहिए, वाटर का सोर्स भी चाहिए। तो इस समय इंडिया को इन सब के बारे में सोचना होगा, और अब इंडिया के कहने से नहीं, यहाँ पे हमें काम करना होगा आगे बढ़ के। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में यही था कि हाँ, चिपसेट की हमें ज़रूरत क्या है, इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है, इंडिया ने अभी तक कौन कौन से कदम उठाए हैं, हमें इसकी आवश्यकता क्या है, इससे फ़ायदा इंडिया को क्या क्या हो सकते हैं, और चिपसेट मार्केट में अभी इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करते हैं 1 फरवरी की, तो यही कारण था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।